तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो 28 दिसंबर को SSC का मिनी मॉक टेस्ट आया था उसमें 20 क्वेश्चन मैथ का जो आया था उसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई भी डाउट हो या कैसा रहा, ये जरूर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, ट्रिक के द्वारा देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा कि ए एक कार्य को 1/3 भाग, ए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/3 भाग, ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। अगर ये एक भाग, मान लो 1/3 का एक भाग 5 दिनों में करता है, यानी एक काम 5 दिनों में करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, तो 5×3 = 15, तो ए कोई काम करता है 15 दिन में। आगे हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि जबकि बी उसी कार्य का 2/5 भाग, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, यानी 2 का मान 10 दे रखा है, यानी दो भाग का मान 10 दे रखा है, तो 5 भाग का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 15 दिन में किसी काम को करता है, बी 25 दिन में किसी काम को करता है, तो अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, तो यह इनका एलसीएम ले लें, तो वो नंबर है 75। तो अगर ए किसी काम को 15 दिन में करता है, 75 काम को खत्म करने के लिए हर दिन इसे 5 काम करना होगा। अगर बी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो 75 काम खत्म करने में हर दिन इसे 3 काम करना होगा। ठीक है, तो अब पूछा है कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 3 8, टोटल काम है हमारा 75, और ये 8 दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 9 सहित 3/5, 3/8, 8×9 = 72, 9 सहित 3/8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले 5% घट जाती है, पहले 5% घट जाती है, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाती है, और तीसरे वर्ष 10% घट जाती है, और तीसरे वर्ष 10% घट जाती है, 10% घट जाती है। कह रहा है पहले वर्ष 5% घटती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ती है, तीसरे वर्ष 10% घट जाती है। तो यदि 3 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी, 3 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी, 3 साल पहले हमारी जनसंख्या 5 लाख थी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या यानी 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके, जैसे 1/20 आएगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 2/25, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा। तो पहले जनसंख्या 20 थी और एक कमी हो गई, 19 हो गई, और अब जनसंख्या फिर दूसरे साल क्या हुआ, 25 पे 2 की वृद्धि हो गई, 27 हो गई, फिर क्या हुआ, तीसरे साल कमी हो गई, 10 पे 9 की कमी हो गई। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 25×50, 25×50 5,000, और इसको गुणा कर लेंगे 19×27 × 9, इसका मान हमें 5 लाख दे रखा है, 5 लाख बराबर इसको रख देंगे, तो ये किसका मान आएगा, 100 गुना हो जाएगा। 5,000 का मान हमें 5 लाख दे रखा है, जो कि इसे 100 गुना है, तो ये भी 100 गुना ही होगा। तो इसका आंसर आ गया। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा, कुछ नहीं करना था, ऐसे ही करना था, या तो फिर आप ऐसे ही करना, ये भी तरीका सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग किलोमीटर है, यदि उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन है। प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 460 है, जिसका क्षेत्रफल 460 है, कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो 15 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 15/100, 5×3 = 15, 5×2 = 20। तो अगर मान लेते हैं कि लंबाई हमारा 20 है, मान लेते हैं कि लंबाई हमारा 20 है, सॉरी इसको हम चौड़ाई मानेंगे, जो नीचे होगा उसको हम चौड़ाई मानेंगे। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारा 20 है, तो ये इससे 3 अधिक होगा तो ये 27 हो जाएगा, ये 3 अधिक होगा 27 हो जाएगा, तो लंबाई हमारा 27 हो जाएगा, तो लंबाई हमारा 27 जाएगा, चौड़ाई हो गया हमारा 20, लंबाई हमारा यहाँ पे हो गया 27। बोला है प्रश्न में कि लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारा 20 है, जो नीचे आता है उसी को हम मानते हैं 20 है, तो ये इससे 3 ज़्यादा है, लंबाई 27 हो गया। तो हमको पता है, तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का 27x लंबाई गुणे चौड़ाई 20x बराबर हमें दे रखा है 460। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 छक्का 12,
दो दूना 4 दो 3 6, सॉरी ये 23 ही होगा ना, 27 कैसे होगा। 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, फिर 23 से कम 23, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारा वो 1, तो एक्स बराबर आ गया 1। तो हमसे पूछा है कि आयत की चौड़ाई, तो जो आयत की चौड़ाई होगी वो भी 20 ना होकर इससे 1 गुना ज़्यादा 20 ही होगी, तो ये इसका आंसर है। तो इसकी चौड़ाई भी 20 ही होगी, क्योंकि 20 एक्स हमने माना है, तो 20 एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 20 ही आएगा, तो ये इसका आंसर है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक पे अभी समय का सबसे कम प्राइस चल रहा है, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो उसके उपलक्ष्य में छूट दिया गया है। तो अभी टेक्स्ट बुक आपको 360 में 307 में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट बुक लेना, क्योंकि भाई जरूरी है टेक्स्ट बुक लेना, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर करना चाहते हो या कोई मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, टेक्स्ट बुक पे आपको सब मिल जाए, 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप ले लेना, और TRGT ये कोड जरूर इस्तेमाल करना, जिससे आपको कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक आपने नहीं लिया अभी तक तो ले लीजिए, क्योंकि वो हर एक के फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो TRGT ये कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, प्रश्न नंबर 4 दे रखा है कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है कि पाइप ए और बी टैंक को 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि टैंक से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकालता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 45 मिनट में भर जाती है। कह रहा है कि सभी पाइपों को एक टैंक है, मान लो कि ये टैंक है जिसमें ए यहाँ से भर रहा है, बी यहाँ से भर रहा है, और एक यहाँ पे लगा है सी जो कि इसे खाली कर रहा है। कह रहा है कि जब तीनों को खोल दिया जाता है तो 45 मिनट भर जाता है, यानी ए बी माइनस सी, क्योंकि ये जो सी है वो खाली करने वाला है। जब तीनों को खोला जाता है तो ये 45 मिनट में भर जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इन तीनों से कट जाए, तो 90 आएगा हमारा, या तो इनका एलसीएम ले लो। तो 18 5 90 हो गया, यहाँ पे 30 से भाग देंगे तो 30 टाइम 90, 45 से भाग देंगे तो 45 गुना 90, ठीक है। ये आपको आगे ये समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 भरने वाला है, 5 भरने वाला है, तो 5 यहाँ पे 5 भरेगा। बी हर मिनट 3 भर रहा है, तो बी यहाँ पे 3 भरेगा, तो ये दोनों मिलकर 8 भर रहे हैं, 8 भर रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं हम जब तीनों खोला जा रहा है तो केवल 2 ही भर रहा है, केवल 2 ही भर रहा है। हालांकि 8 भरना चाहिए, लेकिन 6 बाहर निकल जा रहा है, केवल 2 ही बच रहा है ना, क्योंकि 6 बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब सी जो है 6 बाहर निकाल दे रहा है, सी हर मिनट 6 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है। तो सी का मान आ गया यहाँ पे 6, या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे रख दोगे 5 और 3 8 और माइनस सी बराबर 2, तो सी को उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो सी का मान यहाँ से आ जाएगा 6। तो हमें प्रश्न में कहा है कि सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी भरता है, सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी भरता है, 125 मिनट पानी भरता है सी प्रति लीटर। इसी का मान दे रखा है, 6 का मान दे रखा है 125, हालांकि 6 सी का मान कितना है 6 125। तो बस हमें टंकी का मान पूछा है, तो सी का एक सी का 6 का मान 125 है, तो एक का मान निकाल लेंगे 125/6, और टोटल टंकी कितना है 90, 90 टंकी की क्षमता पूछी है गुणे 90, तो 15 छक्का 90, ये आ गया हमारा यहाँ से 15 5 75 के 5 हाथ से 7, 15 दूना 30 7 37, 15 3 18, 1875, ये इसका आंसर आ गया। यानी टंकी की क्षमता 1875 लीटर की है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, और इसके बाद इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा, 13 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि कोई खिलाड़ी है जो 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 3 की वृद्धि होने का मतलब क्या होता है कि 13 पारी से पहले उसने कितनी पारी खेली होगी, 12, यानी जो 12 पारियां थी सब में 3 3 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 13 में 3 की वृद्धि तो पहले से ही लेकर आएगा, तो हम इसके पीछे की 12 पारियों में 3 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो 36 की वृद्धि होगी, 36 की वृद्धि होगी। तो इस 36 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 6। तो जो हमारा नया औसत होगा, जो नया औसत होगा वो 60 होगा। 13वीं पारी में सॉरी, जो हमारा नया औसत होगा वो 60 होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जिस पारी में बनाया होता है उस पारी को छोड़ के बाकी उससे नीचे एक पारी कम करके जितना स्कोर बढ़ता है उससे गुणा करके उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, यहीं पे बताता हूँ, प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है कि 5/11 और 5/7, 3/8 और दे रखा है 6/13।
कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो मैंने बताया था कि ऐसा कभी भी आए छोटी बड़ी का तो दो दो जीरो लगा लेना ऊपर, फिर क्या करना है, इसे भाग दे देना। तो कितना बार जाएगा, तो 11×4 = 44, फिर यहाँ भी बच गया 6, 11×5 = 55, फिर इसको हम भाग देते हैं तो 7×7 = 49, 7×7, इसको हम भाग देते हैं। पूरा पूरा दशमलव भाग नहीं देना है, बस छोट छोट इतना देना है कि बस पता चल जाए कौन छोटा है कौन बड़ा। तो 8×3 = 24, 8×7 = 56, इसको भाग देते हैं तो 11×5 = 55, 11×3 = 33। तो इसके हिसाब से हम देख रहे हैं सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो 5/7, 5/7 -3/8, इसी का हमें अंतर बताना था, इसी का हमें अंतर बताना है। तो अंतर कर लेते हैं। तो 8×5 = 40, 7×3 = 21 और 8×7 = 56। तो ये आ गया 9, ये आ गया 1, 19/56। तो ये इसका आंसर है 19/56, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी, यानी दूध पानी, दूध और पानी का अनुपात 4:1, और कह रहा है कि 2:1 है, 2:1 है। दो बर्तन है, ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है। इसमें पानी का अनुपात 4:1, इसमें पानी का दूध और पानी का अनुपात 4:1, 2:1 है। कह रहा कि इन बर्तनों में से 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में मिश्रण निकाल कर नए बर्तन में मिलाया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 4×1 = 5, इसको हम जोड़ेंगे तो 2×1 = 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा, 3×5 = 15, यहाँ पे 5 से गुणा करना होगा, तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पहले मिश्रण को 3 के अनुपात में मिला रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, और दूसरे मिश्रण को 4 के अनुपात में मिला रहे हैं तो यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे। पहले बराबर करेंगे, फिर जिस अनुपात में मिलाएंगे उस अनुपात से गुणा कर देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हम 3×3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 5×4 से गुणा कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम 3×3 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 3×3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया 9, यहाँ पे हो गया 9, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। अगर हम यहाँ 5×4 से गुणा करें यानी 20 से गुणा करें तो इसमें भी 20 से गुणा करेंगे तो 20×4 = 40, इसमें भी 20 से गुणा करेंगे 20। अब ये हमारा आ गया। अब इसी को हम जोड़ लेंगे, ये मिल्क और वाटर का अनुपात है, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 66, ये आ गया 29, ये आ गया 66, ये आ गया 29। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे 36 रहेगा क्योंकि 9×4 = 36 होता है। तो ये आ गया 76, ये आ गया 29। ठीक है, तो यही हमारा परिणामी मिश्रण होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। 40% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी उसे 60 अंक और चाहिए तभी वो पास होगा। 60 से फेल हो जाता है मतलब 60 अंक और चाहिए। कह रहा है कि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, एक अन्य विद्यार्थी 45% अन्य अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 22 अंक से फेल हो जाता है। 45% प्राप्त करने के बाद भी वो 22 अंक से फेल हो जाता है, यानी उसे 22 और चाहिए। तो ये भी फेल वाला, ये भी फेल वाला है, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों में से किसी संख्या का 40% और उसमें 60 जोड़ देंगे तो वो पास जाएगा। उसी संख्या का 45% और उसमें 22 जोड़ देंगे तो दोनों पास जाएंगे। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 40 को इधर लेके जाएंगे, 22 को इधर लेके जाएंगे, तो 40 45 में से माइनस हो जाएगा तो 5% बराबर 60 में से 22 माइनस होगा तो 8, 38 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे। हम यहाँ पे 100% का मान निकाल लेंगे तो 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 8 16, 2 3 7, 760। तो हमसे 100% का मान पूछा था, कुल अंक हमसे पूछा था, तो वो 760 आ गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है, मतलब चोर यहाँ है, पुलिस यहाँ है, पुलिस यहाँ है। पुलिस चोर को जब देखता है तो वो 200 मीटर की दूरी पर होता है, और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है और चोर अधिकारी दोनों भागते हैं। तो चोर जो भागता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है, और पुलिस उसकी पीछा करता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये 11 की स्पीड से भागता है, ये 10 की स्पीड से भागता है। कह रहा कि अधिकारी कितनी दूर पर चोर को पकड़ेगा। कह रहा कि अधिकारी यानी पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं हमारा जो ऑप्शन है वो किलोमीटर में दे रखा है, तो ये जो दूरी है इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें भाग देना होगा। तो ये आ जाएगा
0.2 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर आ जाएगा। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ एक ही दिशा में भागता है, जैसे पुलिस इधर भाग रहा है, चोर भी इधर भाग रहा है, जब कोई चीज़ एक ही दिशा में भागता है समय और दूरी में, तो इनकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। ये 10 से भाग रहा है, ये 11 से भाग रहा है, तो मतलब ये हर समय कितना ज़्यादा भागेगा, एक भागेगा। टोटल दूरी हमारा है 2.1। तो हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हमको अगर यहाँ से समय निकालना है, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो ये हमेशा हर बार हर घंटे 1 किलोमीटर ज़्यादा भाग रहा है, तो एक से इसको हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 घंटा, 0.2 घंटा। यानी पुलिस जो ये दूरी है 200 मीटर की दूरी है, इसे तय करने में 0.2 घंटा लेगा, ठीक है। तो अगर ये इतनी दूरी तय करने में, पुलिस ने इतनी दूरी तय करने में इतना घंटा लिया, तो जब तक पुलिस ने इतनी दूरी तय करी होगी तो चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी। तो हम निकाल लेते हैं, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। तो दूरी हमें यहाँ से निकालना है, तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चोर चोर की चाल कितनी है, 10 गुणे समय 0.2, 0.2। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 2। तो पूछा कि पुलिस ने कुल कितनी दूरी तय की है, तो 2 किलोमीटर। तो चोर यहाँ से भागा होगा 2, और पुलिस ने ये वाली दूरी तय की है 0.2 किलोमीटर। तो इसमें जोड़ देंगे 0.2, 0.2, तो ये आ गया 2.2, ये आ गया 2.2। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे 10वां, जो कि सरलीकरण का आप लोगों ने कर लिया होगा, कुछ नहीं करना था, आसान है। हम चलते हैं आगे। हमारा प्रश्न 11वां है, कह रहा है कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4 और 5 के अनुपात में वृद्धि होती है। जो वेतन है, वेतन में वृद्धि होती है 4 और 5 में। यानी पहले 4 था वेतन, अब हो गया 5। 4 और 5 के अनुपात में वेतन, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। कह रहा है कि तथा कर्मचारियों की संख्या में, कह रहा है तथा कर्मचारियों की संख्या में 5 और 3 के अनुपात में वृद्धि होती है। 5 और 3 के अनुपात में कमी होती है, 5 और 3 के अनुपात में कमी होती है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले एक कर्मचारी को 4 रुपये मिलता था, अब 5 रुपये मिल रहा है। पहले 5 कर्मचारी थे, अब 3 कर्मचारी हो गए। तो पहले 5 कर्मचारी थे तो इनको हर एक को 4 रुपये मिलता था, तो कितने रुपये खर्च होता था, 20 रुपये। पहले अब 3 कर्मचारी हो गए, सबको 5 रुपये मिल रहा है, तो कितने रुपये खर्च हो रहा है, 15 रुपये। कितने रुपये खर्च हो रहा है, 15 रुपये। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पहले 20 रुपये खर्च होता था, अब 15 रुपये। कितने की बचत हो रही है, 5 की बचत हो रही है, 5 की बचत हो रही है। तो इसी का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा कि जिससे कंपनी को 60,000 की बचत होती थी, जिससे कंपनी को 60,000 की बचत होती थी, 60,000 की बचत होती थी। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे अगर हम भाग देंगे तो 12,000 गुना ज़्यादा, 12,000 गुना ज़्यादा। तो हमसे प्रारंभिक खर्च पूछा है, तो प्रारंभिक खर्च कितना है, 20 है। तो ये भी 20 नहीं होगा, ये 20 से 12,000 गुना ज़्यादा, 12×24 इतना होगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल चीज़ था। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक कूलर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो बस हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक अंकित मूल्य के, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं फार्मूले से ही बताता हूँ। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कूलर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो हमको पता है यहाँ पे कि जो एमपी होता है, एमपी वो, तो हमको पता है कि एक सूत्र होता है एमपी कॉस्ट में 100 माइनस छूट, 100 माइनस डिस्काउंट बराबर सीपी कॉस्ट में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एमपी है, कितने की छूट हो रहा है, 10 की। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आ गया 90, आ गया 90, ठीक है। बराबर यहाँ पे सीपी है, अब 100 प्लस प्रॉफिट, तो हम देख रहे हैं 20 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, 120, ठीक है। तो अब एमपी सीपी को इधर लेके आएंगे बटे में सीपी, 90 को उधर लेके जाएंगे तो 120/90, 120/90। अब यहाँ से कट गया तो ये आ गया 3, 3 चौके 12, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 तिरी के 9, ठीक है। बस हमारा एमपी और सीपी का अनुपात आ गया 4:3, यानी एमपी का मान 4 है, सीपी का मान 3 है। आगे प्रश्न में कहा है कि यदि उसने 20% की छूट दी होती, यदि उसने 20% की छूट दी होती, तो हम मान लेते हैं इसको, इसमें डबल जीरो लगाते हैं, इसमें भी डबल जीरो अपने मन से लगाते हैं ताकि कैलकुलेशन सही हो जाए। अब हमारा एमपी यहाँ से 400 है और सीपी हमारा 300 है। कह रहा है कि यदि उसने 20% की छूट दी होती, तो अगर वो एमपी पे 20% की छूट देता, यानी 400 पे 20% की छूट देता, तो 400 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। 80 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 320। कह रहा कि यदि उसने 20% की छूट दी होती, यानी वो 20% की छूट देकर 320 में बेचता, तो हमें कितने का लाभ होता। तो हम देख रहे हैं सीपी 300 है हमारा, तो 300 पे कितने का लाभ हो रहा है, 20 का।
तो 300 पे 20 का लाभ हो रहा है, गुणे 100, डबल जीरो कट गया, यहाँ से आ गया हमारा 6/2/3%। ये इसका आंसर है। इसको तो मैंने ऐसे सॉल्व किया था, वही तरीका आपको बताया भी है। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है और एलसीएम हमारा 336 है, और एक संख्या हमारा दे रखा है 112, एक संख्या हमारा 112 दे रखा है। तो हमको पता है कि लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लस हमारा कितना दे रखा है 336, गुणे मस हमारा दे रखा है 28, बराबर पहली संख्या दे रखा है 112, दूसरी संख्या का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा, 28 चौक को 112 होता है, ये काट देंगे, 4/32, 4 चौक को 16, दूसरी संख्या आ गई हमारी 84। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। देखो प्रश्न बहुत हैवी नहीं है, बस पढ़ना है। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है। मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, ए माइनस बी का अंतर हमें दे रखा है 3951। ए माइनस बी का अंतर दे रखा है 3951। कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है। कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या ए है, ए को जब बी से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13 आता है। ठीक है, तो हमको एक चीज़ पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धनशेषफल। ठीक है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग हमें बताना है। तो हम यहाँ से भाज्य क्या है हमारा, भाज्य हमारा यहाँ पे ए हो गया, भाजक क्या हो गया बी, भागफल क्या आया है 12 और शेषफल कितना बचा 13। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन के हिसाब से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे बड़ी संख्या पूछी है ना, तो बड़ी संख्या हमसे पूछी है, तो हम क्या करेंगे, तो या तो हम यहाँ से बी का मान, बी की जगह ए रख देंगे तो भी हमारी बड़ी संख्या का मान आ जाएगा, या तो हम ए के बराबर रख देंगे। तो ए बराबर हम अगर बी रखेंगे तो बी इधर चला जाएगा, तो 3951 प्लस बी हो जाएगा। तो ए बराबर हम रख सकते हैं 3951 प्लस बी बराबर 12b प्लस 13। ठीक है, बी इधर जाएगा तो 11 भी हो जाएगा, और 13 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 3 ये 9 ये 3, तो बी बराबर आ गया 11 33, 6 बच गया, 11 5 55, 11 8 88, तो बी बराबर आ गया हमारा इतना। तो हमसे बड़ी संख्या का मान पूछा है, तो हम बी का मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा, तो ए आ जाएगा बड़ी संख्या का मान। तो 3951 प्लस 358, 358, क्योंकि बी का मान 358 है, तो अब इसको जोड़ देंगे, तो 8 1 9, 5 5 10 के 0, 9 3 12, 13 3 और 3 1 4, तो 4 3 7, सॉरी 9 3 12 4 16। तो इनके अंकों का योग हमें बताना है, तो 4 3 7, 7 9 16, ये आ गया 16। तो ये हमारा आंसर है, इसका आंसर आना चाहिए 16। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा यहाँ पे, कह रहा कि ए बी सी ने एक कार को भाड़े पर लिया। ए प्रतिदिन 4 घंटों की दर से 10 दिन तक, ये जो है 4 घंटे 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक लिया था। बी प्रतिदिन 3 घंटे 15 की दर से, 3 घंटे 15 की दर से, और सी जो है प्रतिदिन 5 घंटे 12 की दर से इसने कार को इन्होंने भाड़े पे लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये आ गया 40, ये आ गया 45, ये आ गया 60, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये आ गया 5 114, 6 4 10, 145 आ गया। कह रहा कि यदि कुल भाड़ा 580 हुआ, कुल भाड़ा कितना हुआ 5800, कुल भाड़ा हुआ 5800, तो सी का हिस्सा 145 का मान दे रखा है 5800, इसे कितना होना दे, तो सी का हिस्सा पूछा है, तो 5800 बटे 145, एक यूनिट का मान आ गया। सी का मान पूछा है गुणे 60। ठीक है, बस हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 5 दूना 10, 5 9 45, 19 दूना 58, तो 12 दूना 24, ये आ गया 2400। सी का हिस्सा आ गया 2400। अगर ए का हिस्सा पूछा होता तो 40 से यहाँ गुणा कर देते, बी का पूछा 45 से गुणा कर देते। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 16, कह रहा कि यदि आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन दे रखा है। कह रहा है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई शंकु बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर शंकु की,
और त्रिज्या दे रखी है हमारा 1 मिलीमीटर, 1 mm दे रखी है। तो इस प्रकार शंकु की संख्या पूछा है, तो इस पर बने शंकु की संख्या पूछा है। तो हमको पता है कि बेलन का शुद्ध आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु के आयतन से इसको भाग दे देंगे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई से पाई कट गया, और अब यहाँ पे रख देंगे आर स्क्वायर का मान आ गया 9 गुणे एच का मान रख देंगे 5, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3, और आर का मान एच का मान यहाँ पे दे रखा है 1 गुणे आर का मान है 1। ठीक है, अभी हम एम को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से हमारा आ गया 45, 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 चौक 12 13, और डबल जीरो लगा देंगे। क्यों एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि एम का मान हमें सेंटीमीटर में करना होगा। तो ये आ गया 1350, इसका आंसर आ गया 1350। प्रश्न नंबर 17 हमारा यहाँ पे कह रहा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए बी से 40% कुशल है, 40% कम कुशल है, 40% कम कुशल है। तो 40 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 40/100 आएगा। 0 0 कट गया, आ गया 2/5, 2/5। कह रहा है कि ए बी से 40% कम कुशल है। तो मान लेते हैं कि बी अगर 5 है तो इससे 2 कम, ए इससे 2 कम है यानी 3 कुशल है। अगर ये 5 काम करता है हर दिन तो ये 3 ही काम करता है, इससे 2 कम 3 ही काम करता है। तो बस हमारा आंसर यहाँ से आ गया। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, और इन्होंने 50 दिन काम किया, 50 दिन काम किया। तो 50 गुणे 8 कर देंगे तो हमारा टोटल काम आ गया 8 5 40, टोटल काम आ गया हमारा 400, टोटल काम आ गया हमारा 400। ठीक है, तो कह रहा है कि ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 400 का अगर हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24, 240 आ गया, 240। कह रहा है कि ये अकेले से कितने दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना काम करता है, 3/3, 3 8 24, 80 दिन में खत्म कर देगा। ये इसका आंसर है 80 दिन में। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 18। कह रहा है कि सुमित ने किसी वस्तु को 40,000 में खरीदता है। सुमित किसी वस्तु को 40,000 में खरीदता है, 4,000 में खरीदता है, और इसे 35% के लाभ पर बेच देता है। 35% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 7 35, 5 2 20, यानी 20 की वस्तु 27 में बेच देता है, 20 की वस्तु 27 में बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ से वो हमारा क्रय मूल्य आ गया। कह रहा है इससे प्राप्त राशि को वो एक अन्य वस्तु खरीदता है और इसे 20% की हानि होती है। ये हमारा जो 20 को गुणा करने के बाद जो आएगा ये हमारी राशि आएगी। कह रहा है कि ये जो राशि आई है, कह रहा है कि इससे कोई वस्तु फिर खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 आ गया हमारा, 2 दूना 4 आ गया, तो 200 गुणे 27 तो आ गया 27 दूना 5400, 27 दूना 5400, यानी जो हमारा पहले हमने 4,000 में जो चीज़ खरीदी थी उसे हमने बेच दिया 5400 में। ठीक है, कह रहा है कि जो राशि प्राप्त हुई यानी 5400 जो प्राप्त हुआ है इसे 20% की हानि पर बेच देता है। 5400 को 20% हानि पर बेच देता है। 20% हानि का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु उसने बेच दी कितने में, 4 में। 20% हानि का 20% हानि का मतलब होता है कि इस 5400 को कितने बेच दिया, 80% में। 5400 का 80% उसने लिया, 20% लिया ही नहीं। तो 5400 का 80% निकाल लेंगे तो 0 0 कट गया, यहाँ से आ गया 0, 8 चौक को 32 के 2, हासिल आ गया 3, 8 5 40, 3 43, ये आ गया 43। यानी एक चीज़ बताओ कि पहले उसने कोई चीज़ 4,000 में खरीदी, फिर उसे उसने क्या किया कि 35% के लाभ पर 5400 में बेच दिया। फिर उसने क्या किया, इस 5400 का कोई वस्तु खरीदा, फिर उसे 20% की हानि में 4320 रुपये में बेच दिया। तो पूछा है कि टोटल उसका लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हमने देखा कि 4,000 की वस्तु एटलीस्ट लास्ट में हमारा 4,320 में बिका, तो कितने का लाभ हुआ, 320 रुपये का लाभ हुआ। लास्ट में 320 रुपये का लाभ हुआ, तो यही इसका आंसर है। तो प्रश्न नंबर 19 है हमारे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 19 है, कह रहा है कि 10,500, कह रहा है कि 10,500 की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के निश्चित दर से 3 टाइम हमारा दे रखा है 3 सहित 4/5 वर्षों में, 3 सहित 4/5 वर्षों में, यानी 5 3 15 19/5, 3 सहित 5/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है, 13,825 हो जाती है। कोई धन 10,500 है जो इतने साल में 19/5 साल में 13,825 हो जाती है। तो इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज। तो हमसे पहले यहाँ से देख लेंगे कितना ज़्यादा हो रहा है। तो 5 2 3 3 33 25, तो 19/5 साल में 33 25 बढ़ जा रहा है। तो एक साल का हम निकाल लेंगे, तो एक साल का निकालेंगे तो 33 25 को हम 19/5 से भाग देंगे, 19/5 से, तो 5 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है,
तो जब जब हम इस 33 गुणे 25 को 19 से भाग देंगे तो ये आएगा 175, और गुणे 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 875। ये 875 हो गया। तो पहले साल का हमारा ब्याज आ गया 875। तो पहले साल का हमारा ब्याज आ गया 875। तो हम यहाँ से अपना दर निकाल लेंगे, 8% निकालेंगे, दर निकाल लेंगे। तो दर हमारा कितना आएगा? तो एक चीज़ बता दूँ कि दर हमेशा मूलधन पे निकलता है। तो मूलधन हमारा 10,500, पहले साल का हमारा ब्याज है 875, 875 गुणे 100। तो यहाँ से हमारा दर निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ से आ गया 5 एकम 5, 5 7 35, 5 25, 21/75, 21/75% हमारा दर आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि इसी राशि पर, क्वेश्चन में कहा है कि इसी राशि पर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी राशि पर यानी कि 10,500 पर, 10,500 पर पहली दर से दोगुना है। तो पहली दर है हमारा 175, तो 175 का दोगुना यानी 2 गुणे 175 बटे में 21, बटे में 21, नीचे में गुणे 100 होता है, नीचे में 100 होता है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज गुणे 5। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो 0 से 0 कट गया। अब इसे आई होप कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 7 21, 3 3 के 9, 3 5 15। भाई अब इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है हमारा, जो कि लास्ट सवाल है। कह रहा है कि किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 और तीसरे वर्ष के लिए 1452 है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि, मान लेते हैं कि ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, यहाँ पे तीसरा साल है। कह रहा है कि यहाँ पे कोई राशि हमें नहीं पता कितनी है। कह रहा है कि दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज दर से दूसरे वर्ष के लिए 1320 है, दूसरे वर्ष के लिए 1320 है, और तीसरे वर्ष के लिए कितनी है? 1452 है। तीसरे वर्ष के लिए 1452 है, तीसरे वर्ष के लिए 1452 है। तो इसको सॉल्व करने का देख रहे हैं, इनके बीच में केवल एक एक साल का गैप है, एक एक साल का गैप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि ये जो 1320 है इससे कितना गुना ज़्यादा है। तो गुना निकालने के लिए क्या करेंगे? 1452 बटे 1320 करेंगे, 1320 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, और ये 2 6 12, 2 6 12 आ गया। तो हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 ऊपर आ गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। तो अभी भी हमारा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 11 121 और 11 कम 11 10, 11 गुने 10, यानी ये इससे 11 बटे 10 गुना ज़्यादा है, ये इससे 11 गुना 10 बटे ज़्यादा है, ये इससे 11 गुना 10 बटे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे कितना गुना ज़्यादा होगा? तो ये भी इससे, तो ये भी इससे 11/10 गुना ज़्यादा होगा, ये भी इससे 11/10 गुना ज़्यादा, तो ये भी इससे 11/10 गुना ज़्यादा होगा, 11/10 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अगर 11/10 गुना ज़्यादा है तो ये भी इससे 11/10 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये नंबर हमारा x है, तो x का 11/10 गुना ज़्यादा बराबर कितना आना चाहिए? 1320 आना चाहिए। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 0 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1320/11। तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 00। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे।